तो चलें अब हम इसकी रेमाटॉइड आर्थराइटिस जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल से देखते हैं, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जॉइंट्स में से दो इम्पोर्टेंट है, एक रेमाटॉइड आर्थराइटिस है और दूसरा गाउट है, ठीक है। जिस तरह बोन ट्यूमर्स में एविंग सार्कोमा और ओस्टियोसार्कम सार्कोमा, बाकी कुछ नहीं करना, वो दो करने हैं। इसी तरह ये दो करने हैं अगर जॉइंट्स में से, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिस्टेमिक, अब ये होता है क्या, सिस्टेमिक डिजीज है और क्रोनिक है, ठीक है। होता क्या है इसमें, इन्फ्लेमेशन होती है, और किस वजह से होती है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब बंदे के खुद ही जो उसका इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन एंटीबॉडीज से, ठीक है, अपनी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो इन्फ्लेमेशन होती है जो क्रोनिक चलती है, और ये मुख्तलिफ सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अब ये नॉन सुपरेटिव प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस, नॉन सुपरेटिव मीन इसमें पस वगैरह नहीं होता, और प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेटिव मीन प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस। जो साइनोवियम है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, किस वजह से उसमें प्रोलिफरेशन हो रही है सेल की। साइनोवियम के अपने सेल्स होते हैं, बाहर से कुछ सेल्स आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज को। साइनोवियम को पैदा करते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद फिर बोन आ जाती है, फिर वो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। वो इनको जीन्स की म्यूटेशंस होती हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ठीक है। हो सकता है फैमिली में किसी को, तो वो किसी फैमिली के और मेंबर्स को भी होने के खदशात होते हैं। सुबह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग वगैरह और कुछ हम देखेंगे, और जो कि इम्यूनिटी को वो करेंगे, प्रोवोक करेंगे उसको। इम्यून सिस्टम की वो डिजीज हो सकती है, साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। अब हमारे जो है CD4 जो है मोस्ट कॉमन आप कह लें कि है, जो कि साइटोकाइन को रिलीज करता है और उस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। उसके बाद CCP एंटीबॉडीज, ठीक है, ये है साइक्लिक सिट्रोलिन प्रोटीन्स होती हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ऐसी ये प्रोटीन्स हैं जिनमें हमारे पास आर्जिनिन होता है, ठीक है। उन आर्जिनिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारे पास जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो प्रोटीन्स हैं उनमें आर्जिनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ चेंजेस आती है ना, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाती हैं, इनकी सिट्रोलिनेशन हो जाती है, और ये एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो इसके खिलाफ फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। आगे हम देखते हैं तरतीब वाइज ये सारे फैक्टर किस तरह से, ठीक है, वो करवाते हैं हमारे पास रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद हम देखते हैं ससेप्टिबिलिटी, या ससेप्टिबल जीन जो हमारे पास होते हैं, HLA, ठीक है। तो ये बहुत सारी और डिजीज में, ऑटोइम्यून डिजीज में भी इन्वॉल्व होता है। और हमारे पास PTPN22 है, हेल्प जो T सेल्स होते हैं ना उनको इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाएगा, उसकी इनहिबिट नहीं कर पाएगा। देन हमारे पास फेलियर ऑफ टॉलरेंस होगी, ठीक है, ये हमारे पास जीन में म्यूटेशन है, और ये इम्यून सिस्टम की टॉलरेंस को खत्म करता है। टॉलरेंस क्या होता है, बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब ये चेंज आ गई तो वो क्या करेगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, हमारे अपने सेल्स को एज अ फॉरेन बॉडी लेगा, ठीक है। अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। लिम्फोसाइट है जो हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे मेन बड़ा T और B लिम्फोसाइट्स। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास है इन्फेक्शन और स्मोकिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं सेल्फ प्रोटीन, वही ऐसी प्रोटीन यानी सिट्रोलिनेशन करते हैं, ठीक है, जो हमने कहा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो वो कुछ हमारे पास प्रोटीन, कुछ कोलेजन होते हैं, और अल्फा साइनोप्टिन है। तो ये तीन चार कुछ नेम बुक पे भी दिखे हुए हैं, ठीक है, दो मैंने बता दिए हैं। तो इनकी क्या होते हैं, स्ट्रोलिनेशन कर देते हैं। अब कौन सी चीज इन्फेक्शन करवाता है, और स्मोकिंग है, ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं, और साइटोकाइंस आगे ये काम करते हैं, ठीक है। या डायरेक्टली कह ले ये सिट्रोलिनेशन करते हैं, और ये जब सिट्रोलिनेशन हो जाती है प्रोटीन की, ये एज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है, एक्ट करते हैं। तो इसके खिलाफ फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि जो जीन पे तो इनके लिए हमारे पास हमारा जो जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें तो कोई ऐसा जीन नहीं होता जो कि इस तरह की प्रोटीन बनाता है, ये बाद में मॉडिफिकेशन आते हैं ना, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है, एज अ फॉरेन बॉडी ही लेता है।
अब ये जो चीजें आ चुकी हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, ये टी और बी सेल रिस्पॉन्सेज आते हैं टू सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अब हमारे पास सेल्फ एंटीजन के खिलाफ टी और बी सेल जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब हमारे पास टी सेल कौन से हैं? अब CD4 पॉजिटिव जो सेल होता है ना, वो क्या करता है, हमारे पास हेल्पर सेल प्रोड्यूस करता है, टी हेल्पर 17 और टी हेल्पर 1 सेल, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली इनमें इन्वॉल्व होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली यही होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये आगे साइटोकाइंस और इंटरफेरोन गैमा ये रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, साइनोवियल सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, उन पे एक्ट करते हैं और काज देम टू रिलीज, ठीक है, वो रिलीज करते हैं क्या, कोलेजिनेस, स्ट्रोमिलाइसन, इलास्टेज, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड अदर एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करवाते हैं इन सेल्स से, ठीक है। ये सेल साइनोवियम के अंदर होती है ना, तो ये सेल फिर क्या, ये सारे ऐसे सेल हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को, ठीक है। जब वो टूटेंगे साइनोवियम के अंदर तो हमारे पास एक पेनिस फॉर्मेशन बन जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ सेल्स का ना, ये आप कह लें कि कम्बिनेशन होता है। तो ये पेनिस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं, ये बोन को डिस्ट्रॉय करता है, कार्टिलेज को करता है। जब डिस्ट्रॉय उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद एंड रिजल्ट हमारे पास फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस होती है, जॉइंट की मूवमेंट लिमिट हो जाती है, इसे जिसे हम कहते हैं कि एनकाइलोसिस हो चुकी है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन सेल की प्रोलिफरेशन इतनी ज्यादा होती है तो वो भी पेनिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं, दूसरा डायरेक्ट इनकी प्रोलिफरेशन होती है। तो ये इसकी है पैथोजेनेसिस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमें इसके स्टेप्स का पता होगा तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स यूज करेंगे इसको, इस सारी पैथोजेनेसिस को रोकने के लिए, ठीक है। एक स्टेप पे नहीं रोकेंगे, हम दूसरे पे रोकेंगे। देन हम देखते हैं हमें इसमें डायग्नोसिस में कौन कौन सी चीजें, एंटी सीसीपी और रूमेटॉइड फैक्टर्स, ठीक है, ये मिलते हैं हमारे पास। दो टाइप की रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक में तो ये दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये किन चीजों से मिलके बनता है, IgM, IgA और IgA लेस फ्रीक्वेंटली इसमें इन्वॉल्व होती है। और ये दोनों IgG के साथ ही, अपनी बॉडी की IgG के साथ मिलते हैं और कम्प्लेक्सेस बना देते हैं, ठीक है। उसे हम रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं। और ये डिपोजिट कहाँ पे होते हैं, साइनोवियम के अंदर, क्या वहां पे डिपोजिट होते हैं। तो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं, डिस्ट्रक्शन काज करवाते हैं, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसमें एंटी सीसीपी और रूमेटॉइड फैक्टर्स कम मिलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ये डिजीज है, लाजमी नहीं कि उसमें रूमेटॉइड फैक्टर हो, लेकिन 80% में होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं, सिमेट्रिकल पॉली आर्टिकुलर आर्थराइटिस है ये, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों बॉडी के दोनों साइड्स के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, बराबर। एक जी नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो दूसरा भी होगा, इसी तरह हाथ का एक होगा, दूसरे भी होंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर को आएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, जिसमें वीकनेस है, मेलेज है, लो ग्रेड फीवर है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स भी, अगर क्रोनिक डिजीज हो तो उसमें वीकनेस तो हो ही जाती है, ठीक है। तो और लाइट हल्का हल्का सा बुखार है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है वो मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह उठते हैं जोड़ जो है वो उनसे काम लेना, आप कह लेंगे वो काम नहीं ले पाता, ठीक है। हाथों से कोई चीज नहीं पकड़ पाएगा, चलने में मुश्किल होगी। जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो काम करना आसान होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। रात को इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है और ये मोस्टली ये डिजीज फीमेल्स में ज्यादा है, क्योंकि ऑटोमेन जितनी भी डिजीज ना फीमेल में ज्यादा होंगी। उसके बाद हमारे पास मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिजीज प्रोग्रेस करती है, तो जॉइंट पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है और हमारे पास मोशन लिमिट हो जाती है। और एक टाइम आता है कि कंप्लीट मोशन लिमिट हो जाती है, जिसे हम एनकाइलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती जाएगी तो हमारे पास मोर चांसेस हैं कि एनकाइलोसिस जो है वो अचीव हो जाएगी। देन हमारे पास जब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें रेनॉइड फिनोमेना आता है, जब वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। वेसल्स के अंदर भी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। वेसल्स की अपनी वाल के खिलाफ ही आप कह लें कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। रेनॉइड फिनोमेना हमें पेरिफेरी में मिलता है। आई मीन ठंडे मौसम में या ठंडे पानी में हाथ भिगोने के बाद पेन स्टार्ट हो जाती है, हाथ बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है रेनॉइड
फिनोमिना। तो उसके बाद हमने इसे बाकी सिस्टम जो, क्योंकि इसमें सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और डिजीजेस भी हैं जिनमें सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, अब इसका जो है, हम जब साइनोवियन से फ्लूइड निकालेंगे वो स्टीराइड होगा। स्टीराइल होगा मीन उसमें पस या जरासीम नहीं होंगे, और वो टर्बेड होगा, ठीक है, कलर उसका टर्बेड होगा। और न्यूट्रोफिलिया मीन उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे। उसके बाद रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम कुछ देखेंगे जिसकी बिना पर हम इसे दूसरी डिजीजेस से अलग करेंगे। देन हमारे पास एंटी सीसीपी और रियोमाटाइड फैक्टर 80% केसेस में पॉजिटिव होते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन तरह की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिनसे हम रियोमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो लेबल कर पाएंगे। सो लेट्स ओपन द कर्टन। तो अभी आपने जो देखा है ये कोई मूवी का पार्ट नहीं है, या मूवी नहीं चल रही। तो ये टैटू फॉर्मेशन आपने देखी है, ठीक है, डिफरेंट उसमें क्लिप्स आपने देखे हैं। तो ये दिखाने का मकसद यही था कि आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएं, और हमारा टॉपिक भी आगे इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जो हम निमोनिक्स देखने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। अब देखें, उसमें अंकल जो था, दो तीन अंकल थे जो कि टैटू बना रहे थे, ठीक है, उनका उसका नाम था रोमियो। अब रोमियो अंकल का पेन, ठीक है, ये पेन पड़ा है जो कि टैटू बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब रोमियो से रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पेन से पेनस, ठीक है, इसमें पेनस फॉर्मेशन होती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज पेनस, ठीक है। तो इसमें ना क्रोनिक पेपिलरी साइनोवाइटिस, साइनोवियम के अंदर, ठीक है, पपीला बनते हैं जो कि पेनस फॉर्मेशन को लेट करते हैं, ठीक है। उन पपीला के बाद क्या बनता है, पेनस फॉर्मेशन होती है। दैट इज करेक्टराइज्ड बाय, हम देखना है क्रोनिक पेपिलरी साइनोवाइटिस। ये इसके क्या फीचर्स है, क्या स्टेप्स है। सबसे पहले सेंटर में आपको पेन नजर आ रहा है, ठीक है, साइडों से थोड़ा थिन है और सेंटर से ठीक है। मेन जो साइनोवियम के सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हुआ है या प्रोलिफरेशन हुई है, जिसकी वजह से सेंटर से आपको ये थिक मिल रहा है पेन, ठीक है। ये पेन जो है ये साइनोवियल कैविटी को शो कर रहा है। उसके बाद इसके आउटसाइड ये देखें, बाहर आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल से नजर आ रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट है, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरा स्टेप आपके पास ये होता है, ठीक है। हम चार पांच चीजें देखेंगे जो कि क्रोनिक पेपिलरी साइनोवाइटिस के ठीक है, इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से पेनिस बनता है। देन हमारे पास ये, तो इसमें होता है कि मैक्रोफेजेज हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो और CD4+ T हेल्पर सेल हो सकते हैं। अब दरमियान में देखें आपको इंक नजर आ रही है, इसमें भी इंक किस कलर की आपको नजर आ रही है, रेड कलर की। रेड कलर किसको शो करता है, ब्लड को, मीन इंक्रीज वेस्कुलरिटी। देन आपको ये ग्रेन्यूल्स के साथ स्पर्म्स नजर आ रहे हैं। स्पर्म्स हमेशा किसको शो करते हैं, हम देखते हैं स्पर्म्स हमेशा न्यूट्रोफिल को शो करते हैं। न्यूट्रोफिलिया, साइनोवियल कैविटी के अंदर आपको इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। ये आपको अब देखिए एक थ्रेड नजर आ रहा है जो कि पेन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह क्या है, जैसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसे वैसे सेबा भी कहते हैं, ठीक है। जिसे जो आप कह लें कि हमारे पास थैले या बोरे होते हैं, ठीक है, जिनमें गंदम वगैरह बाकी चीजें डालते हैं, तो उसको ऊपर से उसकी स्टिचिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये फाइब्रन को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, यानी फाइब्रन भी बढ़ जाता है, उसके एग्रीगेट बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक क्रैब नजर आ रहा है। क्रैब क्या, उस थ्रेड को खा रहा है, ठीक है। तो मेन इंक्रीज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वो भी बोन को खाते हैं। यहाँ पे क्रैब खा रहा है इस थ्रेड को, तो मीन इंक्रीज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये 5-6 स्टेप्स हैं जो कि होते हैं क्रोनिक पेपिलरी साइनोवाइटिस में। अब इसके नतीजे में, ठीक है, हमारे पास जो डेब्रिस इकट्ठा हुआ, सेल्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, ये सारा कुछ इकट्ठा होगा, वो पेनिस बनाएगा, ठीक है, उसे हम पेनिस कहते हैं। अब हम स्टेप को इन्यूमरेट कर देते हैं। साइनोवियल सेल हाइपरप्लेजिया एंड प्रोलिफरेशन हमने देखी, पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट हमें मिला, इंक्रीज वेस्कुलरिटी मिली, न्यूट्रोफिल्स एंड फाइब्रन एग्रीगेट्स मिले, ठीक है। देन एंड पे क्रैब हमने देखा जो कि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को शो कर रहा है, जो कि हमारे पास इंक्रीज हो गई थी।
तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे इन्यूमरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने, इसकी मॉर्फोलॉजी आपने ये लिखना है क्या क्या आपको वहाँ पे साइनोवियम में मिला है, ठीक है। तो ये सारा जो एग्रीगेट्स है, अब हम देखते हैं जब पेनिस बन चुका है, ठीक है, सारे सेल्स का डेब्रिस मिलके पेनिस बना देता है, ठीक है। जिन जॉइंट कैविटी के अंदर मिक्सचर सा बन जाता है उसे हम पेनिस कहते हैं। अब जो है पेनिस जो है जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी वो जॉइंट स्पेस को फिल करता जाएगा, ठीक है। अब जब फिल होता जाएगा उसके बाद उसमें फाइब्रोसिस होगी देन ओसिफिकेशन होना, यानी न्यू बोन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ जब जॉइंट कैविटी के अंदर हो रहा है साइनोवियम के अंदर, तो अब उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। परमानेंटली मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, इसे हम कहेंगे एनकाइलोसिस, ठीक है। तो ये ऊपर हमने लिखा है रोमियो अंकल का पेन, ठीक है। अंकल से एनकाइलोसिस हमने देखना था, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद दूसरा स्टेप, पहले पेनिस फॉर्मेशन हमने देखी, फिर उसके बाद हमने देखा एनकाइलोसिस। अब ये आपको जो टैटू नजर आ रहा है इस बाजू पे, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये फोर आर्म पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो रियोमाटॉइड सबकुटेनियस नोड्यूल फोर आर्म पे आपको मिलते हैं, ठीक है, और एक्सटेंसर सरफेस पे मिलते हैं। तो अब ये क्या शो कर रहा है, इसके सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, एफ लिखा हुआ, ठीक है। तो ये अंकल ने जो टैटू बनाया है इसके फोर आर्म पे सेंटर में उसने एफ लिखा है, ठीक है। इसका नाम फिजा है और वो एफ सेंटर में लिखा है। अब उसके बाद आपको ब्लैक ब्लैक से फाई के साइन नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसने इसे सराउंड किया हुआ वो माइक्रोफेजेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रॉन सी लाइन नजर आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास किसको शो कर रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू को। देन हमारे पास राउंड राउंड सी बॉल देन उसके आउटसाइड पे, ठीक है, तो वो किसको शो कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स को। हम देखते हैं हमारे पास सेंट्रल फोकाई फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का है। देन हमारे पास दैट इज सराउंडेड बाय अ पैलिसेड ऑफ मैक्रोफेजेस ब्लैक ब्लैक से। अब ये मैक्रोफेजेस आर रिम्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये आपका सबकुटेनियस नोड्यूल को बना रहा है, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो हो सकता है ऐसी क्यों में आपसे सबकुटेनियस नोड्यूल की मॉर्फोलॉजी पूछ लें। अगर मॉर्फोलॉजी आपसे पूछे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो आपने पेनिस की लिखनी है और नीचे ये लिखना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले इसकी रेडियोलॉजिकल डायग्राम देखें, एक्सरे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हैंड के एक्सरे, तो ये डायग्नोस्टिक आप कहने की हमारी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब सेंटर में बोन आपको ब्लैक ब्लैक से नजर, मीन डीमिनरलाइजेशन हुई है, ठीक है, यानी इसे हम ओस्टियोपिनिया कहते हैं, अंदर से मिनरलाइजेशन हो ही नहीं रही, ठीक है। तो उसके बाद ये आप देख लें बोन की इरोजन हुई है, ठीक है, जॉइंट के बिल्कुल करीब, यानी बोन वहां से खाई गई जैसे, ठीक है। तो ये वाले इसे कहते हैं बोनी इरोजन्स, ठीक है, आपको हर जॉइंट के करीब नजर आ रही है, ठीक है, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स में। उसके बाद एक कार्पल बोन देखें, यहाँ पे आपको कार्पल मेटाकार्पल के दरमियान बिल्कुल स्पेस जो है वो खत्म हुई है जॉइंट के दरमियान, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, तो ये तीन चार चीजें आपको एक्सरे में मिलेंगी। देन हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये समझने के लिए होती है, ठीक है, नॉर्मल साइड लेफ्ट साइड है, तो देखें आपको नॉर्मल हर चीज दिखाई दे रही है, कैविटी भी है। उस तरफ राइट साइड पे देखें आपको पेनिस नजर आ रहा है ब्राउन से कलर का, ठीक है। उसके अंदर देखें उन्होंने बनाए हुए मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल, डेंड्रिटिक, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इम्यून कम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसा ऐसा पूरी कैविटी को फिल कर देते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की है, ठीक है। इसमें साइनोवियल सेल का हाइपरप्लेजिया हो, ये देखिए ये पेपीला बन रहे हैं, ठीक है, विलाई या पेपीला आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये साइनोवियल सेल का हाइपरप्लेजिया प्रोलिफरेशन से हुआ है, तो साइनोवियल कैविटी ये भर चुकी है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद नीचे देखें ये सब साइनोवियल, इसमें आपको लिम्फोसाइट्स मिले हैं, डॉट डॉट से जितने भी है ना नीचे काफी सारे, ठीक है। तो ऊपर वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बिल्कुल सब साइनोवियल लिम्फोइड एग्रीगेट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी। देन हमारे पास ये सबकुटेनियस नोड्यूल आ गया है, ठीक है। अब इसमें ये देखें सेंटर में आपको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है, इसके कॉर्नर्स भी आपको सेल से नजर आ रही हैं, ये कौन से मैक्रोफेज है, ठीक है, पहली सेल्स ऑफ मैक्रोफेज दोनों साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, हर तरफ ही नजर आ रहे हैं। देन हमारे पास इसके बाहर जो पिंक पिंक सा है ये सारा क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ठीक है। इसी तरह हमने पीछे देखा था ना कि ये चीजें हैं, ठीक है, रिम करती हैं। तो ये हमारे पास ये जब भी
देते हैं ना मॉर्फोलॉजी के साथ आपको सिनेरियो भी देते हैं, ठीक है। अगर ओएसपी में हम देखें, ओएसपी में सिर्फ उन्होंने डायग्राम दी होती है और साथ सिनेरियो दिया होता है, ठीक है। तो बाज़ का सिर्फ डायग्राम ही दे देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ ना कुछ वो रूल लाजमी देते हैं, ठीक है, कि किस सिस्टम से रिलेटेड है, ये बात आपको वो बताते हैं। इसी तरह आप उसे डायग्नोज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने परेशान नहीं होना कि हम वहाँ पे कैसे डायग्नोज करेंगे।